हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस में। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। तो राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी अगला वीडियो आएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त होगा। तो हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे हम आज उनको, जो पिछली क्लास के वीडियो में हमने देखा था, थोड़ा सा आज वो रिवीजन करते हैं और उनको देखते हैं। तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो हमने कल पढ़ा था वो आज वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उनमें से था पहला हमारा बरखान। बरखान जो कि यह है वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है। जो कि ये क्या है, वायु भंवर के कारण निर्मित होते हैं, जो कि अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है। और ये बालेरी गांव चूरू के सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी कि जो बालेरी गांव चूरू में है वो सर्वाधिक भी है, और जो जो शेखावटी क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। और इनकी अगर विशेषता की बात की जाए या अगर इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इनकी विशेषता है सर्वाधिक नुकसानदायक बालुका स्तूप, यानी कि जो ये बालुका स्तूप है वो सर्वाधिक नुकसानदायक बालुका स्तूप है। और हम अब देखते हैं आगे दूसरे अनुदैर्य बालुका स्तूप, यानी कि जो अनुदैर्य अनुदैर्य बालुका स्तूप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अनुदैर्य के बारे में हमने कल भी देखा था कि ये रेखीय बालुका स्तूप या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप है, जो कि ये पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप है, यानी कि जैसे कि ये हवा चल रही है और इसी के समानांतर धीरे धीरे ये रेत रेत के कण नीचे जमीन पर पड़ते हैं, तो इसी के अनुसार ये बनते हैं। और इनकी जो हवा की गति है या पवन की गति है वो धीमी और मंद, यानी कि जो धीमी है गति और मंद है, तो उसी के कारण ये पवन के अनुसार ही धीरे धीरे ये आगे आगे से बढ़ते जाते हैं। और ये सर्वाधिक जो है हमारे जैसलमेर जिला और बाड़मेर जिला है जिसमें ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और अब हम आगे देखते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के बारे में। तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो कि पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालुका स्तूप हैं। जैसे कि पवन की दिशा इधर है, तो ये इस तरह से कोई रास्ते में रुकावट आती है तो उसी प्रकार ये समकोण की तरह बनते हैं, तो ये पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालुका स्तूप है, जो कि कौन से हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। और अगर इनकी पवन की गति की बात की जाए तो इनकी गति अवरोध सॉरी अवरोध या रुकावट या बाधा, यानी कि जो इनकी गति में जो भी कोई अवरोध आता है तो उसी प्रकार से ये वहां पर बन जाते हैं। और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं जोधपुर, जालोर और बीकानेर के पुंगल गांव में। तो ये हमारा कल क्या तो थोड़ा सा था, उसके बारे में हमने देखा था। और हम अब आज देखते हैं जो कि नया हमारा मतलब नया हमारा बालुका स्तूप आता है, वो है जो कि क्या है, पैराबोलिक बालुका स्तूप। तो हम आज इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो दूसरे दोस्त हैं आपके वो भी जल्दी से जल्दी वीडियो में आ जाएंगे। बड़ी झाड़ियों के सहारे निर्मित बालुका स्तूप, यानी कि जो ये पैराबोलिक है वो बड़ी झाड़ियों के सहारे निर्मित होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखते हैं, यहाँ पे ये बड़ी झाड़ी है, बड़ी झाड़ी है, और इसी के अंदर जैसे कि इधर से हवा चल रही है, ये इधर से हवा चल रही है तो ये इससे टकराएंगे, इस झाड़ी के साथ टकराएंगे, तो ये यहाँ पर धीरे 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 जमाव होगी रेत। तो ये बड़ी झाड़ियों के सारे जो बनते हैं, ये जो बालुका स्तूप है वो क्या है, पैराबोलिक बालुका स्तूप है। और अगर हम इनके साइज या आकार के बारे में बात करें तो महिलाओं के हेयर फिंगर के समान, जो कि महिलाओं के हेयर फिंगर आप जानते हो, लड़कियों को तो आपको वैसे ही पता होगा, वो तो आसानी से पहचान गई होगी। जैसे कि ये इस तरह से इस तरह से लड़कियों के हेयर फिंगर के समान जो कि ये पैराबोलिक बालुका स्तूप है जो निर्मित होते हैं। और अगर इनके विस्तार की हम बात करते हैं, विस्तार है हमारा संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि जो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है वो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में ये पैराबोलिक बालुका स्तूप है जो कि ये फैले हुए हैं। और हम अब आगे देखते हैं उर्मिकाएं। उर्मिकाएं क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो कि लहरदार बालुका स्तूप को उर्मिकाएं कहते हैं, यानी कि जो लहर लहर आप समझते हो, लहरदार, जैसे इस प्रकार से जो लहरदार बालुका स्तूप स्तूप हैं वो उर्मिकाएं हैं। और अब हम बात करते हैं आगे तारा बालुका स्तूप। तारा बालुका स्तूप क्या है, कैसे है, तो हम देखते हैं। तो तारा बालुका स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको वैसे नाम में पता चल रहा होगा कि तारा बालुका किससे कहते हैं, जैसे कि तारे के समान, तारे के समान या जो सितारा या तारा कहते हैं। तो इनका आकार ऐसे है तारे के समान, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तारे के समान है, तो आप उनको देखिए नाम से ही पता चल जाता है कि तारा के समान ही होगा बालुका स्तूप। और इनका विस्तार देखिए तो मोहनगढ़, पोखरण व सूरतगढ़ में इनका अधिकतर विस्तार वहां पर पाया जाता है। और नॉट सभी प्रकार के जो बालुका स्तूप
जोधपुर में ही पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था ये बालू का स्तूप जो हमने देखे थे अभी, बरखान, बरखान जो कि हमने बरखान बरखान देखा था, और अनुदैर्य देखा था, और ये आगे अनुप्रस्थ और पैराबोलिक और ये तारा बालू का स्तूप, ये जो भी हमने पांचों देखे थे, ये सबसे ज्यादा जोधपुर में ही पाए जाते हैं। और हम अब आगे देखते हैं कुछ मरुस्थलीय की परिभाषाएं, कुछ मरुस्थल की परिभाषाएं हैं, उनको हम उनका अध्ययन करते हैं, देखते हैं तो कौन कौन सी परिभाषाएं कुछ मरुस्थल के बारे में, और हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा अर्घ और ईर्घ। अर्घ और गिर, ये है हमारा वनस्पति रहित क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं है, कोई भी वनस्पति नहीं है यहाँ पर। और रेतीला मरुस्थल, यहाँ पर रेत के कारण बहुत हैं, तो ये है हमारा रेतीला मरुस्थल है, क्योंकि रेत के कारण यहाँ पर वनस्पति भी नहीं है, तो उसी प्रकार से हमारा वनस्पति रहित हो गया, रेतीला मरुस्थल है। सर्वाधिक विस्तार, यानी कि इसका जो सर्वाधिक ये कहाँ पर पाया जाता है, सम गांव जैसलमेर या सम जैसे क्षेत्र है, जो वो कौन सा जिला है हमारा, जैसलमेर जिले में ये सम के आसपास एरिया है, वो वहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जो कि रेत के दौरों के लिए प्रसिद्ध है, या आप समझते हो मारवाड़ क्षेत्र में अगर हम कभी कभी घूमने गए हो, आपने देखा हो तो जो जैसलमेर जोधपुर की साइड में जो सम गांव, वहाँ पर वनस्पति भी नहीं है, और वहाँ पर दौरे दौरे भी वहाँ के बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। और हम अब आगे बात करते हैं रेग, रेग मिश्रित मरुस्थल, यानी कि जो मिश्रित, मिश्रित का मतलब समझते हो, किसी मिश्र, मिश्र का मतलब जो किसी दो है, तो जैसे कि पत्थर प्लस रेतीला, यानी कि दो दो तरह से ये है, पथरीला और रेतीला, दोनों को मिक्स किया जाता है, इसीलिए इसको मिश्रित मरुस्थल कहते हैं। जो कि कौन सा है हमारा रेग, रेग बालू का स्तूप या उसको कहते हैं, वो मिश्रित मरुस्थल है, पथरीला प्लस रेतीला। और हम अब आगे देखते हैं तरियन, तरियन की अगर हम बात करें तो ये भ्रमणशील बालू का स्तूप, यानी कि भ्रमणशील का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि ये घूमता है, यानी घूमता है, आप जो समझ रहे हो वो सही है। जैसे कि हवा चलती है तो हवा के साथ साथ ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, तो उसी प्रकार से ये भ्रमण करता है, यानी कि समझते हो आप कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम चलते हैं, तो अभी हम भी सोचते हैं कि यार भ्रमण कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बालू का स्तूप बनता है, तो उसी प्रकार से इनको भ्रमणीय या भ्रमणशील बालू का स्तूप भी कहते हैं। और अगर हम इनका सर्वाधिक या विस्तार देखें तो जैसलमेर जिला, इनका जो सर्वाधिक विस्तार है वहां पर ये पाए जाते हैं। और अगर अब हमारा दूसरा आगे हम बात करते हैं तो कारवा या घासी, कारवा या घासी, तो हम ये दो बालुका स्तूप है, तो इन बारे में बात करते हैं आगे। तो दो बालुका स्तूप के मध्य ऊंट के गुजरने का मार्ग, यानी कि जैसे कि ये और ये दो बालुका स्तूप है, इनके मध्य यानी कि बीच में जो ये रास्ता आ रहा होता है, तो ये ऊंट के गुजरने का जो रास्ता होता है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, कारवा या घासी, यानी कि दो बालुका स्तूप के मध्य ऊंट के गुजरने का मार्ग। और अगर हम अब इसके विस्तार के बारे में बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि जैसलमेर व बीकानेर, यानी कि जो जैसलमेर जिला और बीकानेर जिला, इसमें सर्वाधिक ये है, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका विस्तार है। और हम अब देखते हैं पीवड़ा, पीवड़ा, पीवड़ा क्या है, कैसा है, किस प्रकार से, तो हम देखते हैं जो पीवड़ा के बारे में आप जनरली सोचते हैं जहरीला सांप, जो कि रेगिस्तान में पश्चिमी मरुस्थल का जो जहरीला सर्प या सांप कहते हैं, यानी कि जो रेगिस्तान में जो रेगिस्तान में जो जहरीला सांप पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीवड़ा, पीवड़ा एक प्रकार का सांप है, जो कि रेगिस्तान में इसको मुख्यतः पीवड़ा के नाम से जानते हैं। डांड, डांड क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं विशिष्ट लवणीय झीलें, यानी कि जो लवणी का मतलब समझते हो खारे पानी की झीलें, यानी कि खारे पानी की झील जो बारिश के कारण बनने वाली है। वहां पर आप सोच रहे होंगे यार झीलें किस प्रकार से, यानी कि जो हल्की फुल्की बारिश होती है, तो उस बारिश की वजह से छोटी मोटी झीलें जो पानी का इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है या जमा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डांड, जो कि क्यों क्या है, लवणी है, लवणी झीलें, खारे पानी की झीलें बनती हैं। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, रन या टाट। रन और टाट का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या है, किस प्रकार से इसको देखते हैं हम। तो रन और टाट मरुस्थल में वर्षा के कारण अस्थायी खारे पानी की झीलें, मरुस्थल में यानी कि जो रेगिस्तान में वर्षा के कारण जो अस्थायी अस्थायी जो झीलें बनती हैं, अस्थायी यानी कि जैसे कि बारिश आ गई, बन गई और वापस बारिश चली गई और ये सूख गई या खत्म हो गई, तो जो अस्थायी झीलें हैं उनको हम क्या कहते हैं, रन, रन या टाट, रन या टाट कहते हैं, जो कि यह है जो क्या है, मरुस्थल में वर्षा के कारण अस्थायी रूप से खारे पानी की झीलें हैं। हम आगे अब इनकी मृदा की बात करें, वहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है।
तो दलदली मृदा यानी कि दलदली मृदा वहां पर पाई जाती है। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाया। प्लाया क्या है, तो ये भी एक प्रकार की झीलें हैं, वो देखते हैं कैसे हैं। तो पवन निर्मित अस्थायी खारे पानी की झीलों को प्लाया कहते हैं। अस्थायी, समझ रहे हो आप, अस्थायी यानी कि ये स्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी है। यानी कि जैसे कि हवा के कारण यहाँ से रेत के टीले, मतलब रेत उड़ के गई, यहाँ पर टीला बन गया, और टीले इधर से टीला, और धीरे धीरे यहाँ पर दोनों तरफ ऊंचाई हो गई, तो बीच में ये बरसात के कारण फिर पानी इकट्ठा होता है, तो ये अस्थायी झीलें बन जाती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लाया झील, यानी कि पवन निर्मित अस्थायी खारे पानी की झीलें, यानी कि जो पवन के द्वारा निर्मित होती हैं, पवन के द्वारा निर्मित होती है खारे पानी की झीलें, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम प्लाया झीलें कहते हैं। और हम अब आगे बात करते हैं खड़ीन। खड़ीन क्या है, तो 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा संग्रहण के लिए अपनाई गई झीलें। कौन सी सदी दोस्तों, 15वीं सदी। 15वीं सदी में कौन से ब्राह्मण थे, जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण थे, उन्हीं के द्वारा जो वर्षा के समय में जो संग्रहण के लिए अपनाई गई झीलें, जो कि वर्षा के पानी को संग्रहण या इकट्ठा करने के लिए जो झील बनाई गई थी, या किसके द्वारा बनाई गई थी, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी और या अपनाई गई थी, उसी को हम क्या कहते हैं, खड़ी झीलें कहते हैं, जो कि जैसलमेर जिले में है। और हम अब आगे देखते हैं, ये वो हमारा टॉपिक पूरा हो गया था जो शुष्कतम मरुस्थल था। और हम अब बात करते हैं आगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा अर्ध शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि वो हमारा न्यू टॉपिक है। हम इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। अर्ध शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यह 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर इसकी औसत वर्षा के बारे में बात करें तो ये 25 से 50 सेंटीमीटर के बारे में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में यह है। जैसे कि वो शुष्कतम मरुस्थल था वो 0 से 25, और ये अब रहा हमारा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। तो हम इसके बारे में अगर आगे बात करते हैं तो इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो विस्तार से पढ़ते हैं तो अब अर्ध शुष्कतम मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया, या भौतिक मतलब प्रदेश है जो ये अर्ध शुष्कतम मरुस्थल का, तो इसके प्रकार हैं, तो उसको बारे में हम आगे देखते हैं। तो इसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो मुख्यतः इसको 4 भागों में विभाजित किया, तो जो कि हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट वो है गग्गर बेसिन। जो एक भाग है इस 4 में से, वो है पहला है हमारा गग्गर बेसिन। और दूसरा भाग आता है हमारा शेखावटी बेसिन। दूसरा है जो कौन सा है दोस्तों, शेखावटी बेसिन। और तीसरे की हम बात करें अगर, जो तीसरा है वो हमारा नागौर उच्च भूमि, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, नागौर उच्च भूमि। और चौथा जो हमारा वो है भाग, वो है हमारा चौथा भाग गोडवाट प्रदेश। गोडवाट प्रदेश है। तो हम अब आगे बात करते हैं गग्गर बेसिन के बारे में, एक एक को लेकर हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अब इसमें से गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन है तो हम इसको अध्ययन करते हैं विस्तार से। तो इसका जो गग्गर बेसिन का विस्तार है वो हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिला है। यानी कि जो गग्गर नदी के किनारे, या हम सोचते हैं ये गग्गर नदी के बेसिन यानी कि उसके अड़े बड़े के मतलब पास वाले एरिया है, तो वो है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में विस्तार है इसका, तो गग्गर बेसिन है। और अगर हम ये इसके प्राचीन नाम की बात करें अगर, तो ये योद्धे, सॉरी योद्धे यानी योद्धे, योद्धे प्रदेश, योद्धे प्रदेश है जो इसका क्या है प्राचीन नाम है, किसका, गग्गर बेसिन का। और अगर हम बात करते हैं अब नाली, नाली क्षेत्र या किसे कहते हैं, तो ये हनुमानगढ़ जिले के गग्गर का बहाव क्षेत्र, यानी कि जो हनुमानगढ़ जिला है हमारे राजस्थान में ऊपर से, जो हनुमानगढ़ जिले में जो गग्गर नदी का जो बेसिन है, गग्गर नदी का बेसिन या जो उसका बहाव क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं, नाली, नाली के रूप से नाली का नाम दिया गया है उसको, या नाली के नाम से हम जानते हैं, जो कौन क्या है, गग्गर का बहाव। और अगर हम पाठ की बात करें अगर, पाठ क्या है, तो हनुमानगढ़ के गग्गर, हनुमानगढ़ में गग्गर द्वारा निर्मित मैदान, जो गग्गर नदी है वो हनुमानगढ़ में जो गग्गर नदी द्वारा जो मैदान निर्मित है, वो जो कि जो गग्गर नदी जो मैदान बनाती है, उस मैदान को हम क्या कहते हैं, पाट, जो कि कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। नॉट, नॉट है, नॉट है, इसको विस्तार से देखते हैं। राजस्थान का अन्न भंडार, अन्न भंडार यानी कि किसे कहते हैं, अन्न भंडार जो राजस्थान का है वो कौन सा जिला है, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में कौन सा है, रामनगर, गंगानगर में नाम, हालांकि जो रामनगर है वो मतलब श्री गंगानगर के अंदर ही आता है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, अन्न भंडार कहते हैं राजस्थान का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, जो कि हमारी मेवाड़ क्लासेस और टेक्निकल टीम के द्वारा जो भी ये स्लाइड तैयार की गई है मटेरियल क्लास के लिए,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए, और जो भी नए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले वीडियो को, क्योंकि जो भी अगले हम नेक्स्ट आपके लिए जो भी बीएसटीसी क्लासों के लिए हम बहुत सारे नए नए मतलब आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर